अगर पासी समाज को सबसे ज्यादा किसी ने बर्बाद किया तो अंग्रेजों ने बर्बाद किया। 1871 का जराइम एक्ट था साथियों, बर्बादी का कारण। आज जिस तरीके से आजाद भारत में गैंगस्टर है साथियों, गैंगस्टर लगाकर लोगों के घर गिरा दिए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जा रही हैं, उसी तरीके उस समय का जराइम पेशा समाज के विषय में जिस तरीके से कमर में झाड़ू और गले में हड़िया की कहानी सुनाकर लोगों ने अपना मानसिक गुलाम बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का काम किया, उसी मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए पासी समाज के नौजवानों ने, सुपर 50 के नौजवानों ने पासी समाज के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए महाराजा गंगा बख्श रावत जी का विजय दिवस मनाने का काम कर रहे हैं साथियों। भीड़ की चिंता सांसदों को होती है और भीड़ की चिंता नेताओं की होती है। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को भीड़ की चिंता नहीं होती है साथियों, क्योंकि क्रांति भीड़ नहीं करती है, क्रांति भीड़ नहीं करती है। क्रांति की शुरुआत कुछ चंद लोग ही करते हैं और यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं वो निश्चित रूप से क्रांति के योद्धा हैं साथियों, यही सामाजिक परिवर्तन के योद्धा हैं साथियों। ज्यादा दूर हम नहीं जाते हैं। पासी समाज के विषय में जिस तरीके से कमर में झाड़ू और गले में हड़िया की कहानी सुनाकर लोगों ने अपना मानसिक गुलाम बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का काम किया, उसी मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए पासी समाज के नौजवानों ने, सुपर 50 के नौजवानों ने पासी समाज के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए महाराजा गंगा बख्श रावत जी का विजय दिवस मनाने का काम कर रहे हैं साथियों। हम आपको बताना चाहते हैं कि साथियों, शायद जो मैं जिस विचारधारा को लेकर मैं चलता हूं, और मुझे ये मालूम है कि उस विचारधारा में सबसे पहले लड़ाई अपनों से लड़नी पड़ती है। साथ में पहला ऐसा शख्स हूं जो समाज को किसी और से नहीं बल्कि सामाजिक बंधुओं से सबसे ज्यादा गाली खाता हूं साथियों। व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक सबसे ज्यादा गाली हमें देने का काम करते हैं साथियों, हर प्रकार से गालियां देने का काम करते हैं साथियों। लेकिन साथियों, मेरे दामन में कोई माई का लाल आज तक कोई दाग नहीं लगा पाया है साथियों, क्योंकि मैं जानता हूं कि सच बोना जहर पीने के समान होता है। सुकरात ने, एथेंस के दार्शनिक सुकरात ने सच बोलने का काम किया था, उसका परिणाम हुआ था कि लोगों ने उन्हें जहर पीने के लिए मजबूर कर दिया था। तो मैं एक संकल्प लेकर आया हूं साथियों कि जिस मैं विचारधारा पर चल रहा हूं, उसी विचारधारा पर मैं हमेशा अडिग रहूंगा, चाहे इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े साथियों। हम आते हैं महाराजा गंगा बख्श रावत के इतिहास पर साथियों। ये 1850 की घटना है, जब अवध की पासी समाज के अंतिम शासक बाराबंकी गंगा बख्श रावत थे। जब अंग्रेजों ने इनको एक प्रस्ताव भेजते हैं कि महाराजा गंगा बख्श रावत जी, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए या तो युद्ध करिए, लेकिन महाराजा गंगा बख्श रावत ने अधीनता स्वीकार करने का काम नहीं किया, उनकी संधि को ठुकराने का काम किया और युद्ध करना मंजूर किया साथियों। तो गंगा बख्श रावत और अंग्रेजी सेना के बीच एक भीषण युद्ध होता है और इस भीषण युद्ध में साथियों पासी सेनाओं ने बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ने का काम किया और अंग्रेजी सेना को मार भगाने का काम किया था। बहुत सारे अंग्रेजी सैनिकों को पासी सेनाओं ने मारने का काम किया और यह युद्ध महाराजा गंगा बख्श रावत जी जीत जाते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है साथियों कि यह विजय दिवस ज्यादा दिन तक नहीं मनाया जा सका। अंग्रेजी सेना दूसरी बार बड़ी तैयारी
एक विशाल सेना के साथ अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर, तोपों से लैस होकर युद्ध के लिए आती है, लेकिन उसके बावजूद भी पासी सेनाओं ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करने का काम किया और परिणाम यह होता है कि यह युद्ध महाराजा गंगाबख्श जी रावत जी हार जाते हैं और पासी सेना तितर-बितर हो जाती है। साथियों, इतने कष्ट के बावजूद भी पासी सेना के लोग, पासी समाज के लोग हार नहीं मानते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ने का काम करते हैं। गुरिल्ला इस तरीके से गुरिल्ला युद्ध छेड़ते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत को परेशान करने का काम कर देते हैं, तस्त करने का काम करते हैं। मजबूर होकर पासी समाज को बर्बाद करने की नियत से 1871 में पासियों को ऊपर जरान एक्ट लगाने का काम करते हैं। साथियों, अगर पासी समाज को सबसे ज्यादा किसी ने बर्बाद किया तो अंग्रेजों ने बर्बाद किया। 1871 का जरान एक्ट था साथियों, बर्बादी का कारण। आज जिस तरीके से आजाद भारत में गैंगस्टर है साथियों, गैंगस्टर लगाकर लोगों के घर गिरा दिए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जा रही हैं, उसी तरीके उस समय का जराइम पेशा एक्ट था साथियों। जराइम पेशा एक्ट के तहत पासी समाज की संपत्तियां छीन ली गई। पासी समाज को खाना बदोश जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया साथियों। पासी समाज के घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले पुलिस चौकी में आमद करानी पड़ती थी कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। साथियों, हम बताना चाहते हैं और इस तरीके से साथियों आपका क्रांतिकारी इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है और निश्चित रूप से इस कारवां को बढ़ाने के लिए आज के दौर में पासी समाज का पढ़ा लिखा नौजवान आगे आ रहा है, क्योंकि पासी समाज का नौजवान अच्छी तरीके से जान रहा है कि किसी भी समाज की उन्नति के लिए उसका गौरवशाली इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति मिलती है, जागृति से सोच मिलती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से साथियों सत्ता हासिल होती है। क्योंकि मित्रों, किसी भी समाज का जो गौरवशाली इतिहास होता है वो गौरवशाली इतिहास उस समाज में पनपी हीन भावना को निकाल फेंकने का काम करता है और उस समाज को मान सम्मान स्वाभिमान से जीना सिखाने का काम करता है। साथियों, अगर कोई नौजवान है, कोई पासी समाज का नौजवान है, अगर उसे अपने गौरवशाली इतिहास के विषय में पता है तो जहाँ भी रहेगा वो हीन भावना से ग्रसित नहीं रहेगा। वो किसी के सामने नजर झुकाकर बात नहीं करेगा, बस क्योंकि नजर मिलाकर बात करने का काम करेगा। अगर जहाँ पर बात आती है जातिवाद की, अगर कोई पूछता है कि भाई आप किस जाति बिरादरी के हैं, तो निश्चित रूप से उसे अपने गौरवशाली इतिहास को पता है, उसे महाराजा सुहेलदेव पासी के इतिहास को पता है, बिजली पासी के इतिहास को पता है, सातन पासी के इतिहास को पता है, छेदा पासी के इतिहास को पता है, तो निश्चित रूप से वो बताने का काम करेगा कि अवध की धरती पर कई पीढ़ियों तक राज करने वाली राष्ट्र रक्षक जाति पासी समाज से आते हैं। साथियों, इस तरीके से बड़े गर्व से वो बताने का काम करेगा। साथियों, आज देखा जा रहा है साथियों, लोग अपने इतिहास को जीवित करने के लिए, उससे प्रेरणा लेने के लिए अपने समाज की मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। इस देश में राणा प्रताप की मूर्तियां क्यों लगी हुई हैं? इस देश में पृथ्वीराज चौहान की मूर्तियां क्यों लगी हुई हैं? इस देश में बिरसा मुंडा की मूर्तियां क्यों लगी हुई हैं? इस देश में लखनऊ में जिंदा मूर्तियां लोगों ने अपने क्यों लगवाया है? साथियों, अगर जिस दिन मूर्तियों के महत्व को हमारा पासी समाज समझ जाएगा, उस दिन से पासी समाज में परिवर्तन आने से कोई रोक नहीं सकेगा। साथियों, ये हम कहना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग अपने गौरवशाली इतिहास को बताने का काम करें और ये काम निश्चित रूप से आज का नौजवान ही कर सकता है। कुछ बुद्धिजीवी, समाज के बुद्धिजीवियों को तो हमने ये देखा है कि जैसे ही वो रिटायर होते हैं और सामाजिक संगठन बनाने का काम करते हैं और सामाजिक संगठन बनाकर निश्चित रूप से समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, धर्म
धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि धर्म परिवर्तन से समाज में उन्नति नहीं आएगी, धर्म परिवर्तन से कोई समाज धनवान नहीं बनता है, कोई समाज धनवान नहीं बनता है। ऐसे समाज के लोगों को, ऐसे समाज के मठाधीशों को बापू महाशय मसूरियादीन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। साथियों, एक बार की घटना है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। एक बुजुर्ग आते हैं बापू महाशय मसूरियादीन जी से, बापू महाशय मसूरियादीन जी से कहते हैं कि बाबूजी हम आपसे एक सलाह लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बताइए। साथियों, महाशय मसूरियादीन का उस समय एक कथ था कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका कभी नाम नहीं लेते थे, उन्हें महाशय कहने का काम करते थे, महाशय से नाम से पुकारते थे, और समाज के लोग, इस देश के लोग उन्हें बापू के नाम से पुकारते थे, यानी देश के दूसरे गांधी के रूप में बापू महाशय मसूरियादीन जी जाने जाते थे। वो व्यक्ति कहता है कि बापूजी हम आपसे एक सलाह लेना चाहते हैं। कहें बिल्कुल बताइए, कौन सी सलाह चाहिए? कहें बाबूजी एक हमारा छोटा सा नाती है, वो जो है कि गुड़ बहुत खाता है, कोई उपाय बताइए कि वो गुड़ खाना छोड़ दे। तो कहा बस ये समस्या है, ये समस्या तो बहुत विकराल है, ऐसा है कि आज तो मैं नहीं बता सकता, एक हफ्ते बाद आइए मैं उपाय बताता हूँ और उस बच्चे को साथ लेके आना। दिन बीत जाते हैं, जब एक सप्ताह बीत जाता है तो व्यक्ति अपने नाती के साथ आता है बाबूजी के पास। वो कहता है कि बाबूजी यही मेरा नाती है जो गुड़ बहुत खाता है, इसको ऐसा उपाय बताइए, ऐसा तरीका बताइए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। तो बापू महाशय मसूरियादीन जी उस बच्चे को अपने गोद में लेते हैं और दुलारते हैं, उससे घुल मिल जाते हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से मिठवा रोग हो जाता है, गुड़ खाने से तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, गुड़ खाने से दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, बोलो गुड़ खाओगे कि नहीं? तो बच्चा कहता है नहीं, आज से गुड़ नहीं खाएंगे। तो वो व्यक्ति जो थे वो कहते हैं बाबूजी अगर यही बात बताना था तो ये बात जो है कि आप हमको उसी दिन बता देते, हाँ, हम जाकर अपने नाती को बता देते हैं कि गुड़ मत खाया करो, गुड़ से बीमारियां होती हैं, गुड़ से मिठवा रोग हो जाता है, गुड़ से दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, आपको उसी दिन बता देना चाहिए था। तो कहा बापूजी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं साथियों। उन्होंने कहा कि किसी को सलाह देने से पहले अपने अंदर के दुर्गुण को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने उस दिन आपको इसलिए सलाह नहीं दिया क्योंकि उस दिन तक गुड़ का सेवन मैं स्वयं करता था साथियों। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि जितने भी समाज के मठाधीश हैं जो समाज का धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं, अगर वो निश्चित रूप से समाज का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो पहले स्वयं धर्म परिवर्तन करवाएं, अपने बीवी और बच्चों का धर्म परिवर्तन कराएं, अपने नात रिश्तेदारों का धर्म परिवर्तन कराएं, उसके बाद समाज का धर्म परिवर्तन कराएं। नहीं तो समाज के लोगों को गुमराह करना बंद कर दें। ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहने की जरूरत है साथियों। ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों ने जोगिंदर मंडल की कहानी सुनी होगी। ठीक उसी तरीके से समाज के मठाधीश जोगिंदर मंडल की तरह हैं। वो आज़ादी जब देश का बंटवारा भारत और पाकिस्तान से हुआ था तो वो जोगिंदर मंडल है, समाज को गुमराह करके धर्म का लालच देकर वो 80 लाख दलितों को पाकिस्तान लेके चला गया था और अपने स्वार्थ के लिए लेके गया था। वहां पर 80 लाख दलितों को धर्म परिवर्तन कराने का काम किया। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ। जब इस जोगिंदर मंडल, जबकि वहाँ का प्रथम कानून मंत्री था, पाकिस्तान के संविधान का निर्माता था, जब इसके ऊपर अन्याय और अत्याचार होने लगा तो 80 लाख दलितों को अनाथ छोड़कर पाकिस्तान में हिंदुस्तान में आकर राजनैतिक शरण लेता है और यहीं पर अज्ञातवास में उसकी मृत्यु होती है साथियों। तो ऐसे सामाजिक जोगिंदर मंडल से समाज को सावधान रहने की जरूरत है साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों। विधायकों को होती है भीड़ की चिंता, सांसदों को होती है और भीड़ की चिंता नेताओं की होती है।
सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को भीड़ की चिंता नहीं होती है साथियों, क्योंकि क्रांति भीड़ नहीं करती है, क्रांति भीड़ नहीं करती है। क्रांति की शुरुआत कुछ चंद लोग ही करते हैं और यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं वो निश्चित रूप से क्रांति के योद्धा हैं साथियों, यही सामाजिक परिवर्तन के योद्धा हैं साथियों। ज़्यादा दूर हम नहीं जाते हैं। पासी समाज के विषय में जिस तरीके से कमर में झाड़ू और गले में हड़िया की कहानी सुनाकर लोगों ने अपना मानसिक गुलाम बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का काम किया, उसी मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए पासी समाज के नौजवानों ने, सुपर 50 के नौजवानों ने पासी समाज के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए महाराजा गंगा बख्श रावत जी का विजय दिवस मनाने का काम कर रहे हैं साथियों। हम आपको बताना चाहते हैं कि साथियों, शायद जो मैं जिस विचारधारा को लेकर मैं चलता हूं, और मुझे ये मालूम है कि उस विचारधारा में सबसे पहले लड़ाई अपनों से लड़नी पड़ती है। साथ में पहला ऐसा शख्स हूं जो समाज को किसी और से नहीं बल्कि सामाजिक बंधुओं से सबसे ज्यादा गाली खाता हूं साथियों। व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक सबसे ज्यादा गाली हमें देने का काम करते हैं साथियों, हर प्रकार से गालियां देने का काम करते हैं साथियों। लेकिन साथियों, मेरे दामन में कोई माई का लाल आज तक कोई दाग नहीं लगा पाया है साथियों, क्योंकि मैं जानता हूं कि सच बोना जहर पीने के समान होता है। सुकरात ने, एथेंस के दार्शनिक सुकरात ने सच बोलने का काम किया था, उसका परिणाम हुआ था कि लोगों ने उन्हें जहर पीने के लिए मजबूर कर दिया था। तो मैं संकल्प लेकर आया हूं साथियों कि जिस मैं विचारधारा पर चल रहा हूं, उसी विचारधारा पर मैं हमेशा अडिग रहूंगा, चाहे इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े साथियों। हम आते हैं महाराजा गंगा बख्श रावत के इतिहास पर साथियों। ये 1850 की घटना है, जब अवध की पासी समाज के अंतिम शासक बाराबंकी गंगा बख्श रावत थे। जब अंग्रेजों ने इनको एक प्रस्ताव भेजते हैं कि महाराजा गंगा बख्श रावत जी, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए या तो युद्ध करिए, लेकिन महाराजा गंगा बख्श रावत ने अधीनता स्वीकार करने का काम नहीं किया, उनकी संधि को ठुकराने का काम किया और युद्ध करना मंजूर किया साथियों। तो गंगा बख्श रावत और अंग्रेजी सेना के बीच एक भीषण युद्ध होता है और इस भीषण युद्ध में साथियों पासी सेनाओं ने बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ने का काम किया और अंग्रेजी सेना को मार भगाने का काम किया था। बहुत सारे अंग्रेजी सैनिकों को पासी सेनाओं ने मारने का काम किया और यह युद्ध महाराजा गंगा बख्श रावत जी जीत जाते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है साथियों कि यह विजय दिवस ज्यादा दिन तक नहीं मनाया जा सका। अंग्रेजी सेना दूसरी बार बड़ी तैयारी के साथ, एक विशाल सेना के साथ, अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर, तोपों से लैस होकर युद्ध के लिए आती है। लेकिन उसके बावजूद भी पासी सेनाओं ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करने का काम किया और परिणाम यह होता है कि यह युद्ध महाराजा गंगा बख्श जी रावत जी हार जाते हैं और पासी सेना तितर-बितर हो जाती है साथियों। इतने कष्ट के बावजूद भी पासी सेना के लोग, पासी समाज के लोग हार नहीं मानते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ने का काम करते हैं। इस तरीके से गुरिल्ला युद्ध छेड़ते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत को परेशान करने का काम कर देते हैं, तस्त करने का काम करते हैं। मजबूर होकर पासी समाज को
पासी समाज को बर्बाद करने की नीयत से 1871 में पासियों को ऊपर जराइम एक्ट लगाने का काम करते हैं। साथियों, अगर पासी समाज को सबसे ज्यादा किसी ने बर्बाद किया तो अंग्रेजों ने बर्बाद किया। 1871 का जराइम एक्ट था साथियों, बर्बादी का कारण। आज जिस तरीके से आजाद भारत में गैंगस्टर है साथियों, गैंगस्टर लगाकर लोगों के घर गिरा दिए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जा रही हैं, उसी तरीके उस समय का जराइम पेशा एक्ट था साथियों। जराइम पेशा एक्ट के तहत पासी समाज की संपत्तियां छीन ली गई। पासी समाज को खाना बदोश जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया साथियों। पासी समाज के घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले पुलिस चौकी में आमद करानी पड़ती थी कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। साथियों, हम बताना चाहते हैं और इस तरीके से साथियों आपका क्रांतिकारी इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। और निश्चित रूप से इस कारवां को बढ़ाने के लिए आज के दौर में पासी समाज का पढ़ा लिखा नौजवान आगे आ रहा है, क्योंकि पासी समाज का नौजवान अच्छी तरीके से जान रहा है कि किसी भी समाज की उन्नति के लिए उसका गौरवशाली इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति मिलती है, जागृति से सोच मिलती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से साथियों सत्ता हासिल होती है। क्योंकि मित्रों, किसी भी समाज का जो गौरवशाली इतिहास होता है वो गौरवशाली इतिहास उस समाज में पनपी हीन भावना को निकाल फेंकने का काम करता है और उस समाज को मान सम्मान स्वाभिमान से जीना सिखाने का काम करता है। साथियों, अगर कोई नौजवान है, कोई पासी समाज का नौजवान है, अगर उसे अपने गौरवशाली इतिहास के विषय में पता है तो जहाँ भी रहेगा वो हीन भावना से ग्रसित नहीं रहेगा। वो किसी के सामने नजर झुकाकर बात नहीं करेगा, बस क्योंकि नजर मिलाकर बात करने का काम करेगा। अगर जहाँ पर बात आती है जातिवाद की, अगर कोई पूछता है कि भाई आप किस जाति बिरादरी के हैं, तो निश्चित रूप से उसे अपने गौरवशाली इतिहास को पता है, उसे महाराजा सुहेलदेव पासी के इतिहास को पता है, बिजली पासी के इतिहास को पता है, सातन पासी के इतिहास को पता है, छेदा पासी के इतिहास को पता है, तो निश्चित रूप से वो बताने का काम करेगा कि अवध की धरती पर कई पीढ़ियों तक राज करने वाली राष्ट्र रक्षक जाति पासी समाज से आते हैं। साथियों, इस तरीके से बड़े गर्व से वो बताने का काम करेगा। साथियों, आज देखा जा रहा है साथियों, लोग अपने इतिहास को जीवित करने के लिए, उससे प्रेरणा लेने के लिए अपने समाज की मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। इस देश में राणा प्रताप की मूर्तियां क्यों लगी हुई हैं? इस देश में पृथ्वीराज चौहान की मूर्तियां क्यों लगी हुई हैं? इस देश में बिरसा मुंडा की मूर्तियां क्यों लगी हुई हैं? इस देश में लखनऊ में जिंदा मूर्तियां लोगों ने अपनी क्यों लगवाया है? साथियों, अगर जिस दिन मूर्तियों के महत्व को हमारा पासी समाज समझ जाएगा, उस दिन से पासी समाज में परिवर्तन आने से कोई रोक नहीं सकेगा। साथियों, ये हम कहना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग अपने गौरवशाली इतिहास को बताने का काम करें, और ये काम निश्चित रूप से आज का नौजवान ही कर सकता है। कुछ बुद्धिजीवी, समाज के बुद्धिजीवियों को तो हमने ये देखा है कि जैसे ही वो रिटायर होते हैं और सामाजिक संगठन बनाने का काम करते हैं, और सामाजिक संगठन बनाकर निश्चित रूप से समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि धर्म परिवर्तन से समाज में उन्नति नहीं आएगी, धर्म परिवर्तन से कोई समाज धनवान नहीं बनता है। ऐसे समाज के लोगों को, ऐसे समाज के मठाधीशों को बापू महाशय मसूरियादीन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। साथियों, एक बार की घटना है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताने जा रहा हूँ। एक बुजुर्ग आते हैं बापू महाशय मसूरियादीन जी से कहते हैं कि बाबूजी हम आपसे एक सलाह लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बताइए।
साथियों, महाशय मुसरियादीन का उस समय एक कद था कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका कभी नाम नहीं लेते थे, उन्हें महाशय कहने का काम करते थे, महाशय से नाम से पुकारते थे, और समाज के लोग, इस देश के लोग उन्हें बापू के नाम से पुकारते थे, यानी देश के दूसरे गांधी के रूप में बापू महाशय मुसरियादीन जी जाने जाते थे। वो व्यक्ति कहता है कि बापू जी, हम आपसे एक सलाह लेना चाहते हैं। कहें बिल्कुल बिल्कुल, बताइए कौन सी सलाह चाहिए। कहें बाबूजी, एक हमारा छोटा सा नाती है, वो जो है कि गुड़ बहुत खाता है, कोई उपाय बताइए कि वो गुड़ खाना छोड़ दे। तो कहा बस ये समस्या है, ये समस्या तो बहुत विकराल है, ऐसा है कि आज तो मैं नहीं बता सकता, एक हफ्ते बाद आइए, मैं उपाय बताता हूँ और उस बच्चे को साथ लेके आना। दिन बीत जाते हैं, जब एक सप्ताह बीत जाता है तो व्यक्ति अपने नाती के साथ आता है बाबूजी के पास। तो कहता है कि बाबूजी, यही मेरा नाती है जो गुड़ बहुत खाता है, इसको ऐसा उपाय बताइए, ऐसा तरीका बताइए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। तो बापू महाशय मुसरियादीन जी उस बच्चे को अपने गोद में लेते हैं और दुलारते हैं, उससे घुल मिल जाते हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि बेटा, गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से मिठवा रोग हो जाता है, गुड़ खाने से तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, गुड़ खाने से दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, बोलो गुड़ खाओगे कि नहीं। तो बच्चा कहता है नहीं, आज से गुड़ नहीं खाएंगे। तो वो व्यक्ति जो थे वो कहते हैं बाबूजी, अगर यही बात बताना था तो ये बात जो है कि आप हमको उसी दिन बता देते, हाँ, हम जाके अपने नाती को बता देते कि गुड़ मत खाया करो, गुड़ से बीमारियां होती हैं, गुड़ से मिठवा रोग हो जाता है, गुड़ से दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, आपको उसी दिन बता देना चाहिए था। तो कहा, बापूजी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं साथियों। उन्होंने कहा कि किसी को सलाह देने से पहले अपने अंदर के दुर्गुण को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने उस दिन आपको इसलिए सलाह नहीं दिया क्योंकि उस दिन तक गुड़ का सेवन मैं स्वयं करता था साथियों। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि जितने भी समाज के मठाधीश हैं जो समाज का धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं, अगर वो निश्चित रूप से समाज का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो पहले स्वयं धर्म परिवर्तन करवाएं, अपने बीवी और बच्चों का धर्म परिवर्तन कराएं, अपने नात रिश्तेदारों का धर्म परिवर्तन कराएं, उसके बाद समाज का धर्म परिवर्तन कराएं, नहीं तो समाज के लोगों को गुमराह करना बंद कर दें। ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहने की जरूरत है साथियों। ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों ने जोगिंदर मंडल की कहानी सुनी होगी, ठीक उसी तरीके से समाज के मठाधीश जोगिंदर मंडल की तरह हैं। वो आज़ादी, जब देश का बंटवारा भारत और पाकिस्तान से हुआ था तो वो जोगिंदर मंडल है, समाज को गुमराह करके धर्म का लालच देकर वो 80 लाख दलितों को पाकिस्तान लेके चला गया था और अपने स्वार्थ के लिए लेके गया था। वहां पर 80 लाख दलितों को धर्म परिवर्तन कराने का काम किया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ। जब इस जोगिंदर मंडल, जबकि वहाँ का प्रथम कानून मंत्री था, पाकिस्तान के संविधान का निर्माता था, जब इसके ऊपर अन्याय और अत्याचार होने लगा तो 80 लाख दलितों को अनाथ छोड़कर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में आकर राजनैतिक शरण लेता है और यहीं पर अज्ञातवास में उसकी मृत्यु होती है साथियों। तो ऐसे सामाजिक जोगिंदर मंडल से समाज को सावधान रहने की जरूरत है साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों।